हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हमें इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस करनी है। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे तो हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल अप्रोचेस यानी कि अंतरराष्ट्रीय उपागम, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो, अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ने का तरीका, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। अप्रोच का मतलब आप इस क्वेश्चन को कैसे सुलझाओगे, आप इस क्वेश्चन के प्रति नजरिया क्या रखते हो। तो अप्रोच का मतलब होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का तरीका। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैडम इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ कोई न्यूमेरिकल होता है क्या? इंटरनेशनल रिलेशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी स्टेट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसी कौन सी वजह है कि वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो गाना सुना है ना तुमने, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट के बारे में अपने को ये जानना है कि जैसा भी स्टेट है वो वैसा क्यों है। अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, इंडिया इमर्जिंग क्यों रह गया, चाइना इतनी आगे क्यों निकल गया। तो जो ये स्टेट है किस तरीके से स्टैब्लिश हुए हैं और ये अपने आप को कैसे चलाते हैं, इसके अध्ययन के तरीके को, इसके स्टडी के तरीके को हम अप्रोच कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की अपने को अप्रोच पढ़नी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम रियलिज्म अप्रोच पढ़ रहे हैं, यानी यथार्थवादी अप्रोच पढ़ रहे हैं। जो यथार्थवादी अप्रोच है वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट है। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या कहता है? कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये समझाया था कि जो आइडियलिज्म है वो हमेशा नॉर्मेटिव बात करेगा। नॉर्मेटिव का मतलब मानक बात करेगा। मानक का मतलब कि क्या होना चाहिए। जैसे प्लेटो आइडियलिस्ट था, फिलोसोफर किंग होना चाहिए, राजा के पास ये नहीं होना चाहिए, चाहिए 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 करता था। क्या है उसकी बात? थॉमस होब्स, मैकियावेली, ये लोग कर रहे हैं, हकीकत वो बता रहे हैं। तो जो लोग हकीकत बताते हैं वो रियलिस्ट होते हैं, वो यथार्थवादी होते हैं, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म उनके अंदर होता है। ठीक है, तो यानी कि रियलिज्म या यथार्थवाद क्या होता है? जो वास्तविकता से रूबरू करवाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो यथार्थवाद है वो 1930 के अंत में और 1940 के प्रारंभ में प्रारंभ हुआ। देखो, जिन बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर है उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा, राइट अ नोट ऑन रियलिज्म अप्रोच ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि जो यथार्थवादी उपागम है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, तो वो बताइए। तो इस तरीके से तुमको ना इनके मेन फीचर पता होने चाहिए। ठीक है, कि रियलिज्म में क्या होता है, कौन कौन थिंकर है, इसके अंदर सब थ्योरीज कौन कौन सी आती है। तो हम आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? रियलिज्म कर रहे हैं, क्लासिकल रियलिज्म कर रहे हैं यानी परंपरावादी परंपरावादी यथार्थवाद कर रहे हैं, और नियो रियलिज्म करेंगे यानी नव यथार्थवाद करेंगे। तो सबसे पहले यथार्थवाद समझो। इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी शुरुआत कब हुई? 1930 के अंत में और 1940 के प्रारंभ में। और ये क्यों आया? ये आइडियलिज्म को अगेंस्ट करने आया, आदर्शवाद के विरोध में आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक लिबरल ट्रेडिशनल थ्योरी, एक लिबरल कन्वेंशन चल पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोग उदारवादी सोच को अपनाने के लिए काफी अग्रसर हो रहे। ठीक है, अब यही इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एंटर्ड इन 1930s एंड अर्ली 1940s। ये थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स था। ठीक है, किसको रिस्पॉन्स दे रहा है? आइडियलिज्म को। तो यही इसी का जो मैंने ऊपर बताया है उसी का इंग्लिश वर्जन इस डब्बे में आपको दिख रहा है। इसके अंदर पूर्वानुमान, इसके अंदर अजम्पशंस क्या मानते हैं। देखो, जो रियलिस्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं कि पूरा विश्व जो है उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर एक सरकार है, हर देश के अंदर एक सरकार है, लेकिन वर्ल्ड की क्या सरकार है? वर्ल्ड की कोई सरकार है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही जो है रियलिस्ट लोग हैं ये कहते हैं वर्ल्ड तो अराजकवादी है, विश्व एक अनार्की है, विश्व का कोई सेंट्रल पावर नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है विश्व की, इनकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। शक्ति वो स्रोत होगा जिसकी मदद से ये विश्व में बने रहेंगे। मतलब अब ये कैसे बने रहेंगे? अब मान लीजिए अपने देश में तो सरकार है, अगर मैं मेरी मनमानी करूं, मैंने AK-47 खरीद के तुम सबको मार दिया, तो सरकार कानून मुझे सजा देने के लिए है। लेकिन विश्व के अंदर तो कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है। वहां पे कोई देश कैसे एग्जिस्ट करता होगा? शक्ति से, पावर से। जो जितना पावरफुल है वो उतना आराम से, वो देश उतना आराम से, उसको कोई छेड़ेगा ही नहीं। सबको पता है फोड़ देगा ये 1 मिनट में हमें। जिसके पास तो इतनी न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास तो इतने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, इसकी तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, तो वो जो भी देश शक्तिशाली होगा उसको कोई परेशान नहीं करेगा। तो शक्ति ही वो स्रोत होगा जिसकी मदद से ये विश्व में बने रहेंगे, क्योंकि सरकार तो है नहीं। तो शक्ति के माध्यम से ही, यानी पावर ही रिसोर्स है जो इनको सर्वाइवल में मदद करेगा। और इसी वजह से, क्योंकि इनको पता है कि शक्ति की वजह से ही हम जिंदा रह सकते हैं,
तो ये पावर मैक्सिमाइजेशन की भूख इनके अंदर रहेगी, और शक्ति ले ले हम, और शक्ति ले ले, और आराम से रहेंगे, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी हर वक्त निरंतर शक्ति वृद्धि का संघर्ष इनमें चलता रहता है। तो हमने क्या क्या कॉमन चीज देखी रियलिस्ट लोगों में। सबसे पहला तो ये विश्व को अराजकतावादी समझते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पावर इनका सोर्स है, और ये पावर मैक्सिमाइजेशन यानी शक्ति वृद्धि पे काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो यथार्थवाद की जड़ें हैं ये आज से नहीं पड़ी, इसकी जड़ें पौराणिक समय में ही पड़ गई थी। हालांकि पढ़ाई इसकी 1930-40 के समय शुरू हुई है, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो बहुत पहले पड़ गई थी। कैसे पड़ गई थी वो देखते हैं। थ्यूसिडाइडिस नाम का व्यक्ति था, आपको पता है प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर इसका जिक्र किया था। इसकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर इसकी बुक का नाम है। इसमें इस वॉर के अंदर क्या हो रहा था, मैंने आपको जब प्लेटो करवाया बताया मैंने, एथेंस और स्पार्टा लड़ रहे थे। एथेंस और स्पार्टा दो ग्रीक सिटी स्टेट थे और ये आपस में लड़ रहे थे। स्पार्टा एथेंस से क्यों लड़ रहा था? क्योंकि एथेंस पावरफुल होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं थ्यूसिडाइडस भी आपको हकीकत बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो लड़ाई होती है ना वो पावर के लिए होती है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास शक्ति बढ़े, हर स्टेट ये चाहता है मेरे पास शक्ति बढ़े। तो स्पार्टा भी इथीन से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इथीन पावरफुल होता जा रहा था। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैकियावेली, पौराणिक थिंकर की बात कर रही हूँ मैं। मैकियावेली, इसकी बुक का नाम क्या था? द प्रिंस। ये भी राजा को क्या कहता था कि राजा शक्ति के कंसंट्रेशन कर, तू और कुछ मत कर। ये मैकियावेली साफ साफ कहता है कि कोई भी स्टेट मॉरल नहीं होता, कोई भी राज्य नैतिक नहीं होता, शक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है कोई भी राज्य। तो मैकियावेली का भी यही विचार था। उसके बाद थॉमस हॉब्स आए जिन्होंने अपनी बुक लिखी लेवियाथन। इनकी भी जो प्राकृतिक अवस्था थी, इनका भी जो स्टेट ऑफ नेचर था वो युद्ध की ही तो अवस्था थी। मतलब जब हॉब्स ने ये कहा, क्या कहा हॉब्स ने कि इंसान बहुत लालची है, इंसान बहुत स्वार्थी है, अपने लिए ये दूसरे की जान ले लेगा, यानी हर वक्त कांस्टेंट वॉर के अंदर इंसान एक दूसरे के साथ लगा रहेगा। युद्ध की अवस्था दुनिया के अंदर बनी रहेगी क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है, देश के अंदर कोई सरकार नहीं है, इसलिए हमको लेवियाथन बनाना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद करो हमने हॉब्स में पढ़ा है। यानी इसका स्टेट ऑफ नेचर भी स्टेट ऑफ वॉर, ये यानी ये भी कहीं ना कहीं रियलिज्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो रियलिस्ट क्या है आप बता देंगे। ठीक है, इनके अजम्पशंस क्या है हम वो बता देंगे, कब इसकी शुरुआत हुई हम वो बता देंगे, और कौन कौन से थिंकर है प्राचीन समय के वो हम बता देंगे विद एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्लासिकल रियलिज्म क्या होता है, परंपरावादी यथार्थवाद क्या होता है, इसके विचारक कौन कौन से हैं। हंस जे मॉर्गेनथाउ, मॉर्गेनथाउ को पोप कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पोप, पादरी कहा जाता है मॉर्गेनथाउ को। फिर है E.H. कार, E.H. कार की बुक है 20 ईयर क्राइसिस। रेनहोल्ड नीबोर, थ्यूसिडाइडिस, जॉर्ज कैनन, हेनरी किसिंजर, सुनजू जो चाइना का था जिसने आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब लिखी थी 500 BC में। तो ये जितने भी थिंकर हैं ये सब परंपरावादी यथार्थवाद है, यानी क्लासिकल रियलिस्ट में बिलीव करते हैं। ये क्लासिकल वाले क्या कहते हैं, इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये कहते हैं जैसे मार्गेनथाउ इसके सबसे बड़े प्रणेता है और मार्गेनथाउ की बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इनका मानना है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के सिद्धांत होते हैं ना वो ऐसे मत बना देना जो प्रैक्टिकल ना हो, मनुष्य के स्वभाव से उसकी जिंदगी में वो फिट हो जाए, आपको कुछ ऐसे पॉलिसी ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए। और ये क्या मानते हैं कि जो भी देश जैसा है वो क्यों है ऐसा, क्योंकि स्टेट का जो नेचर है वो ह्यूमन के नेचर से मिलता जुलता है। क्योंकि स्टेट को अल्टीमेट कौन बनाता है, इंसान ही तो बना रहे हैं। जैसे किसी देश की विदेश नीति बन रही है, किसी देश की फॉरेन पॉलिसी बन रही है, तो वो फॉरेन पॉलिसी कोई इंसान ही बना रहा है। कोई ऑफिसर जो बना रहा है उस फॉरेन पॉलिसी को, या कोई नेता जो बना रहा है, वो नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS ऑफिसर सब इंसान ही तो है। और इस इंसान का स्वभाव जैसा होगा स्टेट का नेचर वैसा ही होगा। अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म यानी कि परंपरावादी यथार्थवाद के हिसाब से ये कहते हैं कि जो स्टेट जैसा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर से किसी भी स्टेट का जो नजरिया है वो बिल्ड होता है। मनुष्य सदा तार्किक, स्वार्थी और शक्ति के लिए भूखा रहा है, इसी तरीके से स्टेट भी हमेशा तार्किक रहा है, स्वार्थी रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करता है और शक्ति के लिए भूखा रहा है। राज्य का व्यवहार मनुष्य जैसा होता है, बिहेवियर ऑफ स्टेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर चीज की हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है ताकि आप लोग बोलो मत, क्योंकि परेशान कर देते हो तुम लोग। एक शब्द भी हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी हो जाए ना, दुखी कर लेते हो भाई तुम।
राज्य को ह्यूमन ही गवर्न करता है, स्टेट को इंसान ही चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो मनुष्य ही उसे बनाएगा, और मनुष्य स्वार्थी है तो स्टेट भी सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा, नेशनल इंटरेस्ट की, और ह्यूमन भी शक्ति वृद्धि की बात करता है, और नेशन भी यानी राज्य भी। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है वो कैसे बनता है, वो इंसान के नेचर के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, राज्य भी खुद के सर्वाइवल को इंश्योर करता है कि बस मैं सही रहूं, मेरा राज्य बचा रहे, बाकी क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है। इसी तरीके से इंसान भी आत्मरक्षा करता है। इस थ्योरी के अनुसार मुख्य नायक कौन है? स्टेट। और उस स्टेट को सपोर्ट कौन कर रहा है? मानव का स्वभाव। वो स्टेट जैसा है वैसा क्यों है? क्योंकि मानव का स्वभाव के हिसाब से कोई राज्य बनता है। ठीक है, नेशनल लीडर्स, नेशनल फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं वो राज्य को चलाते हैं। तो ये पूरी थ्योरी किस पे थी? यानी ये ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये है आपकी क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी। अब बात करते हैं नियो रियलिस्ट की, नव यथार्थवादी। नव यथार्थवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि राज्य जैसा है वो इंसान पे निर्भर करेगा, नेता पे निर्भर नहीं करेगा, वो स्ट्रक्चर पे निर्भर करेगा। क्या मतलब? वो वहां की परिस्थितियों पे निर्भर करेगा, किसी देश का ढांचा कैसा है उस चीज पे निर्भर करेगा। मनुष्य का स्वभाव नहीं है, किसी देश तो जैसा है वो वैसा क्यों है, इसका रीजन मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इसके दो अलग कारण है। पहला तो है अराजकता, अनार्की, यानी जब किसी जगह पे केंद्रीय सत्ता ही नहीं है, किसी देश में सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है, तो शक्ति का सापेक्षिक वितरण कैसे होगा पता ही नहीं। ठीक है, किसको कितनी शक्ति मिली, किसको कितनी शक्ति मिली, इस चीज पर आधारित है कि आपका स्टेट किस तरीके से बर्ताव करेगा। एक स्टेट है जो बहुत पावरफुल है, वो बहुत अलग तरीके से बर्ताव करेगा, और एक स्टेट है जो कम पावरफुल है, वो अलग तरीके से बर्ताव करेगा। यानी ये क्या कहते हैं, जो नव यथार्थवादी है वो कहते हैं कि दो कारण है किसी भी स्टेट के बिहेवियर के। पहला तो वहां पे अराजकता, और दूसरा वहां पे शक्ति कितनी है। ठीक है, दोनों ही किस चीज से जुड़े हुए हैं? देश की संरचना से। इसलिए न्यू रियलिस्ट थ्योरी को, यानी नव यथार्थवादी को, हम संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी इसे कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण विचारक है केनेथ एन वॉल्ट्स, जिनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये अपनी बुक में कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब निर्णय ले रहा है तो वो उसकी पर्सनल लाइक या डिसलाइक की बात नहीं होती। प्रधानमंत्री जी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो मोदी जी यूं नहीं देखते ये मुझे पसंद है कि तुम्हें पसंद है, बल्कि वो इस चीज पे निर्भर करता है कि पूरे विश्व में परिस्थिति क्या बनी हुई है, ग्लोबल पोजीशन क्या बनी हुई है। तो जो न्यू रियलिस्ट है वो कहते हैं इंसान का नेचर मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? उस समय की परिस्थितियां, विश्व कैसे चल रहा है, विश्व की परिस्थिति कैसी है, ये मायने रखता है। ठीक है, इट इज नॉट द मोटिवेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टर बट द स्ट्रक्चर। ये पॉलिटिकल एक्टर्स का मोटिवेशन नहीं है, लेकिन उस देश का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली बात को मैंने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है? कहता है जो स्ट्रक्चर होती है, मान लो जैसे अनार्की है, वहां पे अराजकता है। अब इस अराजकता, ये अराजकता शक्ति के वितरण से संबंधित है। या तो दुनिया एक ध्रुवीय होगी, सारी पावर एक ही देश के पास होगी, या दुनिया बाइपोलर होगी, द्विध्रुवीय होगी, दो देशों, दो गुटों के अंदर, जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शक्तियां बट गई थी। या दुनिया मल्टीपोलर होगी, यानी बहुध्रुवीय, भाई चाइना भी पावरफुल है, यूएसए भी पावरफुल है, यूरोपियन यूनियन भी पावरफुल है, आसियान भी पावरफुल है, मल्टीपोलर होगी। तो इस चीज पे डिपेंड करेगा दुनिया का बर्ताव, या दुनिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका बर्ताव, कि पावर किसके पास है और एनार्की कितनी है। यूनिपोलर वर्ल्ड है, बाईपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो ये सब क्या संरचना ही तो बता रहे हैं। मान लीजिए भारत के पड़ोसी देशों के पास अधिक शक्ति हो जाए तो भारत भी तो अपनी शक्ति वृद्धि करेगा, और ये सब पावर असंतुलित हो जाएगा। मैं मेरी शक्ति बढ़ाने में लगी हुई हूँ, पाकिस्तान अपनी शक्ति में, बांग्लादेश अपनी शक्ति में, इससे पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? कोई भी देश 4 कदम उठा सकता है, 2 कदम उठा सकता है, 4 नहीं या 2 आएगा। कोई भी देश 2 कदम उठा सकता है। एक तो अपने आप को आंतरिक मजबूती देके, और एक अपने आप को बाह्य मजबूती देके, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है? अपनी आर्मी के ऊपर खर्चा ज्यादा करके, अपनी मिलिट्री पावर स्ट्रोंग करके। और बाह्य का मतलब क्या है? बाहर के देशों से हम मित्रता करके, अलायंस बना बना के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं।
मुझे पता लगा मेरा पड़ोसी देश मुझसे ज्यादा पावरफुल हो रहा है, मेरा पड़ोसी देश मुझसे ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं दो काम कर सकती हूँ। या तो मैं उसकी पावर को मैच करने के लिए सामने वाले किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे पावरफुल देश से मित्रता कर लूंगी। ठीक है, भाई मुझे ये लगेगा कि चाइना तो बहुत पावरफुल हो रहा है, इंडिया क्या करेगा, अमेरिका से मित्रता शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया एक्सटर्नल बैलेंसिंग। या फिर अपनी ही आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेगा, इसे कहेंगे आंतरिक संतुलन। तो दो तरीके से पावर का बैलेंस किया जाता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जॉन मर्शीमर। ये भी न्यो रियलिस्ट है, लेकिन ये केनेथ वॉल्टर्स के यथार्थवाद को डिफेंसिव रियलिज्म, इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म की बातें की है, सुरक्षात्मक यथार्थवाद कहते हैं। और खुद के यथार्थवाद को, खुद की थ्योरी को ये ऑफेंसिव यानी कि उग्रात्मक कहते हैं, कि मेरी जो थ्योरी है, मैं कट्टर हूं, मैं उग्र हूं। दोनों का मतभेद किस पे है, उसको डिफेंसिव और खुद को ऑफेंसिव क्यों कह रहे हैं? इनका मानना यह है, मर्शीमर का मानना यह है, किसी स्टेट को कितनी शक्ति अपने पास एकत्रित करनी चाहिए, इस चीज पे दोनों का आर्ग्यूमेंट है। केनेथ वॉल्ट्स जो है वो कहते हैं जितनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट के अनुसार, नीड के अनुसार उतनी ही शक्ति आप लो। लेकिन जो मर्शाइमर है वो क्या कहते हैं, कहते हैं जितनी भी कर सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पावर अपने पास रखो, अक्वायर एज मच अ स्टेट कैन, और सबसे वर्चस्वशाली देश बन जाओ। यानी उग्र है, ऑफेंसिव बात कर रहा है, तो ऑफेंसिव थ्योरी कहा। वॉल्टर्स डिफेंस, सुरक्षा, खुद को सुरक्षा की बात करने की कह रहे हैं, भाई इतनी शक्ति ले लो बस आप सुरक्षित रहो, जितनी नीड है आपको, इसलिए उसको डिफेंसिव थ्योरी कहा। उसके बाद हमने क्लासिकल रियलिज्म कर लिया, नियो रियलिज्म कर लिया। अब करते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म, दोनों को मिला दिया, यानी नव परंपरावादी यथार्थवाद। परंपरावादियों ने क्या कहा था कि मानव के स्वभाव के ऊपर किसी स्टेट का बिहेव, किसी स्टेट के एक्शन डिपेंड करते हैं। और नियो रियलिस्ट, नव यथार्थवादी क्या कह रहे हैं, संरचना की वजह से वेरी करते हैं, किसी भी स्टेट का जो नेचर है वो स्ट्रक्चर की वजह से वेरी करता है। जो नव परंपरावादी है वो कहते हैं दोनों ही मायने रखता है, संरचना भी और लीडर का, यानी जो भी वहां पे नेता होगा उसका स्वभाव भी, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे इसमें कौन कौन है, इसमें एक तो स्क्वेलर है जिसने बुक लिखी फ्रॉम वेल्थ टू पावर, फरीद जकारिया है, गिडन रोज है, रेंडल श्वेलर है, ये सब इसके प्रणेता है, ये सब इसके प्रोपोनेंट है। ठीक है, इसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, दोनों का मिश्रण कर दिया। यानी ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी मेकर भी रोल प्ले करते हैं किसी देश के अंदर, और वहां का ढांचा भी रोल प्ले करता है। रियलिज्म के अदर कॉमन आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, बाकी कोई साझा आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर जो है पूरी दुनिया के अंदर वो स्टेट है। ठीक है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है दो संप्रभु राज्य, दो सोवरन स्टेट्स के बीच में होती है। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राजनीतिक मुद्दों पे बातें होती है वो दो संप्रभु, दो सोवरन स्टेट्स के बीच में होती है, इसलिए स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट एक्टर होता है। ठीक है, ऑल द कंट्रीज आर प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, सभी राष्ट्र खुद के राष्ट्र हित की बात करते हैं। रियलिस्ट लोग ये भी कहते हैं, ये आप कोई थ्योरी आ जाए रियलिज्म से जुड़ी हुई, ये 4 पॉइंट हर किसी में लिख सकते हो। तीसरी चीज, राष्ट्र एक दूसरे से अराजकता की परिस्थिति में संबंध रखते हैं और खुद की मदद करने पर आधारित कायम करते हैं, मतलब कि अराजकता है इसलिए सेल्फ हेल्प अप्रोच वो अपनाते हैं, खुद की मदद वो खुद करते हैं। ठीक है, चौथा, इंटरनेशनल रिलेशन में सदैव सुरक्षा व शक्ति की प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और हर राज्य जो है वो संप्रभु है। ये 5 बातें हर रियलिस्ट थ्योरी के अंदर आप लिख सकते। ठीक है, अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो ये यथार्थवादी सिद्धांत है इसका उद्भव कैसे हुआ? उद्भव 4 चरणों में होता है। सबसे पहला इंटर वॉर जनरेशन। ये इंटर वॉर जनरेशन ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 और ये 1939 से 45, तो ये जो बीच का समय है इसको इंटर वॉर जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे E.H. कार, रेनहोल्ड नीबोर, जिन्होंने 20 ईयर क्राइसिस लिखी, E.H. कार जैसे थिंकर पैदा होते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस समय क्या था, इस समय विश्व के अंदर ये होड़ लग गई थी कि पावरफुल बनेगा तो। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है और अभी शीत युद्ध शुरू नहीं हुआ था, बस कुछ शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, मॉर्गनथाउ जैसे व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि हर देश पावर और पीस के लिए स्ट्रगल करेगा। उसके बाद दितांते जनरेशन आता है जहां पे भय का माहौल होता है
केनेथ वॉल्ट, स्टीफन क्रेसनर, ये जो थिंकर हैं, ये डिटेंटे फेज, जहां पे फिर से राजनीतिक बदलती है अंतरराष्ट्रीय विश्व की। और विश्व युद्ध, शीत युद्ध खत्म होने के बाद विश्व जो है वो यूनिपोलर बन गया था, अमेरिका के हाथ में सारी पावर आ गई थी। जॉन मर्शाइमर इस उग्र यानी ऑफेंसिव थ्योरी यहाँ पे इस समय देते हैं। तो 4 पड़ाव में आपका रियलिज्म जो है वो उभर के आया है। अब रियलिज्म में अलग अलग हमको कुछ थ्योरीज करनी होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि अगर कोई देश में एक कॉमन पावर नहीं है, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो हर राज्य अपनी अपनी मनमानी करेगा कि मैं पावरफुल हूं, और दूसरे के देश से कोशिश करेगा खुद की बात मनवाने की। अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग करेगा, इसका फोर्स का प्रयोग करेगा, और खुद की कैपेसिटी और पावर का यूज करके दूसरे को खुद का अनुसरण करने के लिए बाध्य करेगा कि मैं पावरफुल हूं। जैसे चाइना कहता है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी वरना मैं ये कर दूंगा। अमेरिका कहता है मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा, आप डॉलर में व्यापार नहीं कर पाओगे। मतलब इसमें क्या है, पावर बैलेंस नहीं है ना, पावर बैलेंस नहीं है। किसी एक देश के पास बहुत ज्यादा पावर है, किसी एक देश के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, और दूसरे देश के पास पावर है ही नहीं, बहुत कम पावर है, यानी पावर इम्बैलेंस है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पावरफुल नेशन है वो दूसरे देश से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा तब होगा जब कोई एक शक्तिशाली हो, और ऐसी परिस्थिति में मतलब युद्ध कब नहीं होगा, युद्ध केवल एक ही परिस्थिति में नहीं होगा, जब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर, जब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर की टक्कर हो। ठीक है, जब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर की टक्कर हो। एक मिनट, युद्ध केवल एक ही परिस्थिति में नहीं होगा, और वो परिस्थिति क्या है, जब दोनों तरफ बराबर की टक्कर हो। उसे भी पता है वो भी मारेगा मुझे अगर मैंने उसे छेड़ा तो, और तुम्हें भी पता है कि तुम भी पिट जाओगे अगर तुमने उसे छेड़ा तो। ठीक है, तो केवल एक ही परिस्थिति ऐसी है जब युद्ध नहीं होगा। ठीक, इसके बाद तो हमको ये पावर बैलेंस बनाना पड़ेगा, सामने वाले देश के बराबर शक्ति हमको लेनी पड़ेगी। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी यही कहती है, या तो अपनी आंतरिक मजबूती बढ़ाओ, अपनी मिलिट्री को स्ट्रोंग बनाओ, या फिर बाह्य मजबूती बढ़ाओ। बाह्य मजबूती कैसी, जैसे या फिर आप दूसरे देश से मित्रता कर लो। फिर दूसरा थ्योरी है भय संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी। ये क्या कहते हैं, शक्ति को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप भय को बैलेंस करते हो। आप शक्ति को बैलेंस नहीं करते, आप डर को बैलेंस करते हो। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई राज्य किसी की बढ़ती शक्ति को ही बैलेंस करे, वो डर का भी संतुलन कर सकता है। भाई मान लीजिए कोई एक देश ज्यादा खतरनाक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत कम खतरनाक हो, आप किसी दूसरे खतरनाक से दोस्ती कर लोगे। भाई सामने गुंडा खड़ा है, आप साधारण से बंदे हो, आप साधारण से बंदे हो, ठीक है, आपको गुंडागर्दी नहीं आती, आप क्या करोगे, किसी गुंडे को अपना दोस्त बना लोगे, यानी आप डर का संतुलन कर रहे हो। तो कुछ थिंकर कहते हैं कि शक्ति का संतुलन नहीं, डर का संतुलन हो रहा है। जैसे ए और बी दो नेशन है, दोनों में अगर फ्रेंडली रिलेशन है, सोच के देखना, मान लीजिए दो नेशन है, चाइना और पाकिस्तान, दोनों में फ्रेंडली अगर रिलेशन है, तो चाइना कितनी भी पावर बढ़ाए पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। यानी शक्ति को संतुलित आप कर ही नहीं रहे हो, आप डर को संतुलित कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से डर नहीं है, तो कितनी भी शक्ति बढ़े पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पाकिस्तान की शक्ति बढ़ती है तो भारत कदम उठाएगा, और इंडिया की शक्ति बढ़ती है तो पाकिस्तान कदम उठाएगा। मतलब आपने शक्ति को संतुलन नहीं किया, आपने डर को संतुलन किया। पाकिस्तान को इंडिया से डर है, तो इसकी शक्ति बढ़ने पर पाकिस्तान ने खुद की शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी डर को बैलेंस करने के लिए।
और क्योंकि चाइना से डर नहीं है तो चाइना कितना भी पावरफुल हो जाए ये उसको बैलेंस नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। और जो डर है वो 3 तरीके से आ सकता है। एक तो एग्रीगेट कैपेबिलिटी से, मिलिट्री और इकोनॉमिक पोटेंशियल, मतलब कि दुश्मन कितना स्ट्रोंग है, दुश्मन की आर्मी कितनी स्ट्रोंग है, इस चीज से एक तो आपको डर लग सकता है। दूसरा डर आपको ये लग सकता है कि आपका दुश्मन आपके कितने करीब है, पड़ोस में ही है क्या, बिल्कुल पड़ोसी देश है क्या, या बहुत दूर पड़ा है, क्या ही कर लेगा। ठीक है। तीसरा डर की वजह ये है कि सामने वाले आपके दुश्मन की इंटेंशन कैसी है, उसकी सोच कैसी है, मारधाड़ वाला है या प्यार से सुलझाने वाला है। जैसे भारत से किसी की लड़ाई हो भी जाए तो भारत पहले बात करने का रास्ता ढूंढेगा, भारत एकदम से मारधाड़ नहीं करेगा, समझ रहे हो। और नॉर्थ कोरिया से किसी की हो जाए वो सोचेगा ही नहीं कुछ, वो 1 मिनट में मिसाइल घुमा देगा। यानी कि 3 चीजों से आपको डर लग सकता है। पहली चीज तो सामने वाले दुश्मन की पार्टी की मिलिट्री कितनी स्ट्रोंग है, दूसरी चीज दुश्मन कितना दूर है आपसे या कितने पास है आपसे, और तीसरी चीज एग्रेसिव कितनी है उसकी इंटेंशन, वो लड़ाई कितनी करना चाहता है। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ थ्रेट, यानी कि थ्रेट, डर का संतुलन वाले सिद्धांत, ये स्टीफन वॉल्ट ने दी है और अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ अलायंस में जो 1990 में उसने लिखी। उसके बाद तीसरी थ्योरी है जिसका नाम है हित का सिद्धांत, हित संतुलन का सिद्धांत, यानी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी। ये रैंडल श्वेलर ने दी। ये क्या कहते हैं, कहते हैं हर देश ना ये शक्ति व्यक्ति में जाता ही नहीं है, हर देश अपने आप के इंटरेस्ट, अपने आप के हित, अपने आप के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सिर्फ शक्ति और भय के लिए मैत्री नहीं की जाती, कई बार आप अपने हितों को पूरा करने के लिए भी दूसरे को दोस्त बनाते हो। कुछ देशों का हमको पता है ये सही नहीं कर रहे, अब रूस का हमको पता है इसने यूक्रेन के साथ नहीं अच्छा किया, लेकिन हमारा हित किसमें है, रूस हमको पूरी डिफेंस की चीजें दे रहा है, रूस हमको बहुत सस्ता तेल दे रहा है, हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, वहां पे इमोशनल नहीं हो जाना है कि यूक्रेन के साथ ये कर दिया, मैं नहीं बोलता तुझसे। हर देश फ्रेंडशिप रख रहा है खुद के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। देखो कोई भी स्टेट किसी का सगा नहीं होता, ना तो किसी भी स्टेट के कोई परमानेंट फ्रेंड होते, ना ही किसी भी देश के कोई परमानेंट एनिमी होते। कोई सगा दुश्मन या सगा दोस्त होता ही नहीं है जो सदा बाहर रहेगा। हर देश अपने इंटरेस्ट देखता है कि इससे दोस्ती करने में मेरा फायदा है, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, इससे दोस्ती करने में मेरा नुकसान है, वो नहीं करेगा। आज आप किसी के बहुत बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं, यूएसए की आर्मी इतने सालों से अफगानिस्तान के अंदर जब उनको फायदा दिख रहा था अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी। जैसे ही अमेरिका को ये लगा कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, क्यों हम इतना पैसा दें अपनी आर्मी को अफगानिस्तान की रक्षा में, 1 मिनट में अपने सारे आर्मी वाले वापस बुला लिए और वहां तालिबानियों का राज हो गया। तो यही कह रही है ये थ्योरी कि सिर्फ शक्ति या भय के लिए दोस्ती नहीं होती, खुद के हित के लिए दोस्ती होती है। ठीक है, फिर है सिक्योरिटी डायलेमा थ्योरी, सुरक्षा दुविधा या सुरक्षा का उभय पाश। ये जॉन हर्ज ने इस थ्योरी को दिया था। ये क्या कहता है कि मान लीजिए ए देश है और बी देश है, बी देश ए से डर के अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है और इसने अपनी आर्मी पे खर्चा बढ़ा दिया, तो अब ए चुप थोड़ा ना बैठेगा, बी ने खर्चा क्यों बढ़ाया, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। पर ए ने देखा कि बी खर्चा बढ़ा रहा है तो ए भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी बहुत सारा खर्चा अपनी आर्मी पे कर देगा, वो भी बहुत सारा खर्चा अपनी आर्मी पे कर देगा, और सुरक्षा बढ़ने की बजाय, सुरक्षा बढ़ने की बजाय बी की सुरक्षा कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो और ज्यादा पावरफुल हो गया। फिर इसको देख के ये 4 बंदूक और बना लेगा, ये 5 बंदूक बना लेगा, ये 8 बंदूक बना ले, इससे तो क्या होगा, आर्म रेस, हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा थ्योरी थी जो जॉन हर्ज ने दी। उसके बाद एक थ्योरी है हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, वर्चस्व स्थिरता सिद्धांत या प्राधान्य स्थिरता सिद्धांत। ये क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कोई भी एक देश जिसकी हेजमनी हो जाती है वो पूरे विश्व में स्थिरता लाता है, वो पूरे विश्व में, जैसे यूएसए, एक वक्त था यूके, यूरोप के तो जो देश थे वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन यूएसए इससे ज्यादा पावरफुल होके अब स्थिरता लाया दुनिया के अंदर। ठीक है, जैसे हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है, कोई एक देश जो पावरफुल होगा वो अब विश्व के अंदर स्थिरता लेके आएगा। तो ये आपकी रियलिस्ट थ्योरी के बारे में था। कल आइडियलिस्ट करेंगे, उसके बाद तीसरी थ्योरी करेंगे, और इस तरीके से आपकी अप्रोचेस पूरी हो जाएगी। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पता है डिस्क्रिप्शन में से ऐप आप ले लोगे। ठीक है, उस ऐप पर ही आपको ये वीडियो, मैं हालांकि यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ और वहां पे ऐप पर भी आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।